मेरी पत्नी ने जैसे ही 50 मिलियन की लॉटरी जीती, उसने तुरंत मुझसे तलाक मांग लिया और मैंने भी बिना कुछ कहे मान लिया। वो और उसका नया प्रेमी दोनों मुझे बेवकूफ समझकर हंस रहे थे। दोनों ने बिजली की रफ्तार से शादी भी कर ली और हमारी बेटी को मेरे ऊपर छोड़ दिया। लेकिन जिस दिन इनाम लेने का वक्त आया, उस दिन इन दोनों की हालत टूट गई। आफिंग, चैन फोंग, चलो तलाक ले लेते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठी लिनफी ने प्रिंट किया हुआ तलाक का पेपर मेरी तरफ सरका दिया। मैं कुछ पल के लिए जम गया। उसके चेहरे पर भारी मेकअप था और मैं समझ ही नहीं पाया कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। मेरी आवाज सूख गई थी। तभी वो ताना मारते हुए बोली, ऐसी नफरत के साथ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जरा खुद को देखो, महीने में कितना कमाते हो तुम? तुम्हारे साथ रहकर मुझे मिला ही क्या है? बस दुख। उसने हमारे छोटे से घर की तरफ उंगली दिखाई। 60 स्क्वायर मीटर का भी नहीं था वो घर। फिर टेबल पर रखी साधारण सब्जी और मांस की प्लेटों की तरफ देखा। 10 साल हो गए चेन फोंक, अब मुझसे ये जिंदगी नहीं झेली जाती। मैं चुप हो गया। 10 साल की शादी में मैंने जो कुछ कर सकता था सब इस घर और उसके लिए किया। मेरी सैलरी ज्यादा नहीं थी, ये सच था, लेकिन हर महीने अपनी पूरी कमाई उसे दे देता था ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। यहां तक कि ऑफिस के बाद भी मैं रात में ड्राइवर का काम करता था। हर रात थका हुआ शरीर लेकर देर से घर लौटता था, लेकिन उसे इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। फेई फेई, कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं है? कोई गलत फहमी नहीं है। उसने झुंझलाकर मेरी बात बीच में काट दी। फिर अपने बैग से एक लॉटरी टिकट निकाला और जोर से टेबल पर पटक दिया। मैंने 50 मिलियन की लॉटरी जीती है चेन फोंग। अब मैं तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के साथ और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। उस टिकट के लाल नंबरों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वो हमारी बेटी ई का जन्मदिन था। एक हफ्ते पहले नीचे वाली लॉटरी दुकान के पास से गुजरते हुए मैंने मजाक मजाक में वही नंबर चुनकर टिकट खरीदा था। घर आकर मैंने वो टिकट लिनफी को दे दिया था, बस ऐसे ही रख देने के लिए। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि वो सच में जीत जाएगा। मेरा दिल बैठ गया, पैसों की वजह से नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर दिख रही उस बेचैनी की वजह से जिसमें वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। उस 50 मिलियन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसने ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। मैंने वकील से पेपर चेक करवा लिए हैं। मैं तुम्हारे साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रही हूं। ये घटिया घर तुम रख लो, बेटी भी तुम्हारे पास रहेगी, ऊपर से 2 लाख भी दे रही हूं। इतने सालों के बदले उसका लहजा ऐसा था जैसे किसी भिखारी को दान दे रही हो। मैं उसे देखता रहा। 10 साल तक जिस औरत से प्यार किया, पैसे सामने आते ही उसका सबसे बदसूरत चेहरा बाहर आ गया था। तभी डोरबेल बजी। लिनफी की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे पर खड़ा था जियांग हाओ, महंगे कपड़े, पीछे की तरफ सेट किए हुए बाल, लिनफी का बॉस और उसका अच्छा भाई। जैसे ही वो अंदर आया, उसने सीधे लिनफी की कमर पकड़ ली। फिर मुझे देखकर मुस्कुराया। अफिंग, फेई फेई ने सब बता दिया ना। उसे दोष मत दो। लोग हमेशा बेहतर चीजों के पीछे जाते हैं, जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है। जो तुम उसे नहीं दे पाए वो मैं दे सकता हूं। लिनफी उसके सीने से लग गई और धीरे से बोली, हाओ, इसने अभी तक साइन नहीं किया। जियांग हाओ ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में दया भी थी और घमंड भी। भाई जल्दी करो, सबका टाइम मत खराब करो, साइन कर दो। ये 2 लाख तुम्हारे हो जाएंगे। कम से कम बाकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। मैं उन दोनों को देखता रहा और अचानक मुझे हंसी आने लगी। असल बेवकूफ तो मैं था जिसे इतने समय तक अंधेरे में रखा गया। ठीक है, मैंने पेन उठाया और शांत आवाज में कहा। मेरे इतने आराम से मान जाने पर दोनों चौंक गए। शायद उन्हें लगा था मैं हंगामा करूंगा, रोऊंगा, लड़ूंगा, छोड़ने से मना करूंगा। लिनफी ने भौहें सिकोड़ लीं। इतनी आसानी से मान गए? और क्या करता? मैं हल्का सा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसे वो समझ नहीं पाए। तुम दोनों खुश रहो। मैंने तलाक के पेपर पर साफ साफ अपना नाम साइन कर दिया। मेरे साइन देखते ही लिनफी के चेहरे पर खुली खुशी आ गई। उसने जियांग हाओ के बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। इसमें 2 लाख हैं। पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है चेन फोंग। आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। इतना कहकर वो जियांग हाओ का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यहां तक कि अपनी बेटी के कमरे की तरफ भी नहीं। दरवाजे तक पहुंचकर जियांग हाओ पलटा और मुस्कुराकर बोला, लूजर। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। पूरा घर शांत हो गया। मैं वहीं बैठा रहा, टेबल पर पड़े तलाक के पेपर और बैंक कार्ड को देखता हुआ। उन्हें लगता था जीत उन्हीं की हुई है और मैं बस एक छोड़ा हुआ कीड़ा हूं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो लॉटरी टिकट मेरे बैंक कार्ड से खरीदा गया था
और वो मेरी आईडी से लिंक था। लॉटरी सेंटर के नए नियमों के हिसाब से 10 लाख से ऊपर का इनाम लेने के लिए टिकट खरीदने वाले इंसान का खुद मौजूद होना जरूरी था, साथ में वैध आईडी और पेमेंट का सबूत भी। उस पूरे 50 मिलियन में से लिनफी को एक पैसा भी नहीं मिलने वाला था। अगले दिन मैं और लिनफी सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए और आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया। जैसे ही हम बाहर निकले, धूप आंखों में चुभ रही थी। लिनफी ने सनग्लास पहन ली। वो एक सेकंड भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। चेन पोंग, यी को मैं तुम्हारे पास छोड़ रही हूं। अब मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। बच्चे को साथ रखना आसान नहीं होगा। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, जैसे यी उसकी अपनी बेटी नहीं, बस कोई बोझ हो। फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अच्छा है। तभी एक बिल्कुल नई BMW आकर हमारे सामने रुकी। जियांग हाओ ने ड्राइवर सीट की खिड़की से सिर बाहर निकाला और लिनफी को हाथ हिलाकर बुलाया। लिनफी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वो जल्दी जल्दी अपनी हाई हील्स में उसकी तरफ चली गई। जैसे ही वो पैसेंजर सीट पर बैठी, कार की खिड़की नीचे हुई। जियांग हाओ ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, फेई फेई, चलो आज हम भी शादी रजिस्टर करवा लेते हैं, फिर मालदीव की टिकट बुक करेंगे अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए। जो तुम कहो हाओ। दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में दिखावा भी था और दया भी, जैसे मैं कोई ऐसा इंसान हूं जिसे वक्त पीछे छोड़ चुका हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर उन्हें देखता रहा। BMW धीरे धीरे दूर निकल गई और मैं मुड़कर दूसरी दिशा में चल पड़ा। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले वो 2 लाख वाला बैंक कार्ड उठाया और दराज के सबसे अंदर फेंक दिया। मैं उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। फिर मैं यी के कमरे में गया। मेरी 5 साल की बेटी अपना टेडी पकड़े आराम से सो रही थी। उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि उसकी मां अब उसे नहीं चाहती। यी, अब से बस तुम और पापा हो। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी बिल्कुल शांत रही। हर दिन मैं समय पर यी को किंडरगार्टन छोड़ने जाता, फिर वापस लेने जाता, उसके लिए खाना बनाता, रात में उसे कहानियां सुनाकर सुलाता। और दूसरी तरफ लिनफी की सोशल मीडिया पोस्ट्स मेरी जिंदगी से बिल्कुल उलट थीं। उसने और जियांग हाओ ने शादी रजिस्टर करवा ली थी। फोटो में दोनों अपना लाल मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर मुस्कुरा रहे थे। कैप्शन लिखा था, अब पूरी जिंदगी साथ निभाना, गलत इंसान को छोड़कर ही सही इंसान मिलता है। उसके बाद लगातार नई तस्वीरें आने लगीं। महंगे लग्जरी स्टोर, नए डिजाइनर बैग, लिमिटेड एडिशन घड़ियां और वो लाल पोर्श कार जो जियांग हाओ ने उसे गिफ्ट की थी। दोनों ऐसे जी रहे थे जैसे अचानक अमीरों की दुनिया में पहुंच गए हों। हर दिन महंगे रेस्टोरेंट, कॉकटेल पार्टी, चारों तरफ बस चमक दमक। लेकिन मुझे सच पता था, वो दोनों क्रेडिट कार्ड का पैसा उड़ा रहे थे, उस दौलत पर ऐश कर रहे थे जो अभी उनकी थी ही नहीं। इसी बीच एक दिन मां का फोन आया। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। आफेंग, आखिर तुम्हारे और फेई फेई के बीच हुआ क्या? तुम्हारी आंटी से सुना, वो बाहर किसी और के साथ घूम रही है। दिल पर मत लो बेटा, बस अपनी जिंदगी ठीक से जीना। मां, हमारा तलाक हो चुका है। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक पूरी खामोशी रही। फिर मां बोली, मुझे पहले से पता था वो लड़की घर बसाने वाली नहीं है। तू ही बहुत सीधा था। उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। और ये का क्या उसने अपनी बेटी को भी नहीं रखा? ये मेरे साथ है। हाय भगवान, ये भी कोई मां होती है। मैंने थोड़ी देर मां को समझाया, फिर फोन रख दिया। उसके बाद कुछ पुराने दोस्त और सहकर्मी भी मुझे फोन करने लगे। कुछ लोगों ने सच में मेरा हाल पूछा, लेकिन ज्यादातर लोग बस तमाशा देखने आए थे। चेन फोंग, तेरी हालत तो बहुत खराब हो गई। बीवी किसी और के साथ भाग गई। सुना है लिनफी ने 50 मिलियन जीते हैं। सच है क्या? भाई, फिर तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। छोड़ना, पुराना गया तो नया आएगा। मैं बिना कुछ कहे ऐसे लोगों के नंबर एक एक करके डिलीट करता गया। सच्चे दोस्त ऐसे वक्त पर जख्मों पर नमक नहीं छिड़कते। ये बहुत समझदार थी। शायद उसे कुछ महसूस हो गया था, लेकिन उसने कभी नहीं पूछा कि मम्मी कहां गई। वो बस रात को सोते वक्त धीरे से कहती, पापा आई लव यू। जब भी वो ऐसा कहती, मेरा दिल पिघल जाता। मुझे उसके लिए मजबूत बने रहना था। धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर गया और इन 2 दिनों में लॉटरी क्लेम करने की आखिरी तारीख थी। मैंने समय देखा, इस वक्त तक लिनफी और जियांग हाओ प्रांतीय लॉटरी सेंटर पहुंच चुके होंगे। मैं यी के लिए नाश्ता बना रहा था। वो धीरे धीरे स्टीम एग खा रही थी। पापा, आज पार्क चलेंगे? जरूर। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। आज पापा तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जाएंगे। तभी मेरा फोन बजा। अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई। चेन फोंक, तुमने क्या किया है? फोन के दूसरी तरफ लिनफी चीख रही थी।
उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने शांत आवाज में कहा और साथ ही टिश्यू से यी के मुंह का किनारा साफ किया। अब भी अनजान बन रहे हो? लिनफी की आवाज और तेज हो गई। ये टिकट कैश क्यों नहीं हो रहा? स्टाफ कह रहा है कि सिर्फ वही इंसान इनाम ले सकता है जिसने टिकट खरीदा हो। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? मैं हल्का सा हंसा। लिनफी, क्या तुम भूल गई कि यह टिकट मैंने खरीदा था? फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार उसमें पहले वाला घमंड नहीं था, सिर्फ घबराहट थी। तुमने खरीदा था? नामुमकिन। ये टिकट तो मेरा है। तुमने इसे मेरी जैकेट की जेब से लिया था। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। मैंने नीचे वाली दुकान से अपने बैंक कार्ड से पेमेंट की थी। पेमेंट रिकॉर्ड मौजूद है, दुकान का कैमरा फुटेज भी है। लॉटरी सेंटर एक बार जांच करेगा तो सब साफ हो जाएगा। लिनफी पूरी तरह चुप हो गई। मैं उसके चेहरे का हाल सोच सकता था। शायद देखने लायक होगा तो उस पूरे 50 मिलियन का तुमसे या जियांग हाओ से कोई लेना देना नहीं है। मैंने साफ साफ हर शब्द बोलकर उसे सच बता दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। चेनफोंग, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो घबराहट में उल्टी सीधी बातें करने लगी। मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, ये तुम खुद जानती हो। अब मेरा उससे और बात करने का मन नहीं था। अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रख रहा हूं। मुझे यी को घुमाने ले जाना है। फोन मत काटो। लिनफी लगभग चीख पड़ी। चेनफोंग, तुम पैसे निकाल लो। हम पति पत्नी हैं। तुम्हें आधे पैसे मुझे देने होंगे। पति पत्नी? यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। दुनिया का सबसे बड़ा मजाक लग रहा था। लिनफी, हमारा तलाक हो चुका है। एक हफ्ते पहले तो तुम ही सबसे पहले रिश्ता खत्म करना चाहती थी। मैं बस गुस्से में बोल रही थी। मुझसे गलती हो गई थी। अब उसकी आवाज नरम पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने वाली हो। चेनफोंग, यी की खातिर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम फिर से साथ रह सकते हैं। ठीक है, हम पहले की तरह जिंदगी जी सकते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे मन में अब कुछ भी बाकी नहीं था। मैं नहीं चाहता। चेनफोंग, मुझे मजबूर मत करो। उसकी आवाज अचानक बदल गई। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगी। कहूंगी कि तुमने शादी के दौरान हमारी संपत्ति छुपा कर रखी। ठीक है, कर दो केस। मेरी आवाज ठंडी हो गई। तलाक के पेपर में साफ लिखा है कि हमारी सारी संपत्ति बांटी जा चुकी है और दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है। यह लॉटरी टिकट हमारे तलाक के बाद विनर साबित हुआ, तो तुम आखिर किस बात पर केस करोगी? और यह मत भूलो, तुम मुझसे 2 लाख लेकर गई हो। अगर सही हिसाब करना है तो वो पैसा तुम्हारे लिए गलत तरीके से लिया गया पैसा माना जाएगा। तब तुम। लिनफी की आवाज अटक गई। अब फोन पर सिर्फ उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी दूसरी तरफ से जियांग हाओ की आवाज आई। इतनी बातें क्यों कर रही हो उससे? सीधे पैसे निकलवाओ उससे। एक निकम्मा आदमी पलटकर जवाब देने की हिम्मत कर रहा है। अगले ही पल फोन उसके हाथ में चला गया। चेनफोंग है ना, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी तुरंत लॉटरी सेंटर पहुंचो और इनाम क्लेम करो। 30 तुम्हारा, 70 मेरा। वरना बाद में मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। उसकी आवाज पूरी धमकी से भरी हुई थी। मैं हंस पड़ा। मिस्टर जियांग, शायद आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। पैसा मेरा है। मैं तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? और तुम होते कौन हो? साले, मौत बुला रहे हो। वो गुस्से से चिल्लाया। यकीन मानो, मैं तुम्हें पूरे टाउन में जीना मुश्किल कर दूंगा। मैं इंतजार करूंगा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया, फिर नंबर ब्लॉक कर दिया। आखिरकार दुनिया थोड़ी शांत लगी। यी ने मेरी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक रही थीं। पापा, क्या मम्मी का फोन था? नहीं बेटा, गलत नंबर था। मेरा दिल थोड़ा भारी हो गया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। चलो ही, पापा तुम्हें नए कपड़े दिलाने ले जा रहे हैं। मैं यी को शहर के सबसे बड़े और महंगे मॉल में लेकर गया। मैं पहले एक बार लिनफी को यहां लाया था, तब वो हर चीज देखकर कहती थी कि बहुत महंगा है, लेकिन उसकी आंखों में चाहत साफ दिखती थी। और आज मैं बिना सोचे अपनी बेटी के लिए यहाँ की हर चीज खरीद सकता था। मैंने यी के लिए सिर से पैर तक नए कपड़े खरीदे। एक सुंदर प्रिंसेस ड्रेस, चमकदार छोटे जूते। छोटी सी लड़की शीशे के सामने घूम घूम कर खुद को देख रही थी। वो पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। पास से गुजरने वाले लोग भी रुककर उसे देख रहे थे। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। मैंने शीशे में मुस्कुराती हुई अपनी बेटी को देखा और लगा जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। मैं पेमेंट करने ही वाला था कि तभी फोन फिर बज उठा। इस बार मां का फोन था। आफेंग, जल्दी न्यूज देखो, तुम टीवी पर आ गए हो। मां, क्या बोल रही हो आप? तुम्हारी एक्स वाइफ और वो आदमी दोनों प्रांतीय लॉटरी सेंटर में हंगामा कर रहे हैं। रिपोर्टर भी पहुंच गए हैं।
टीवी पर लाइव चल रहा है। सब कह रहे हैं कि 50 मिलियन वाला टिकट तुम्हारा है। आखिर चल क्या रहा है? मेरा दिल जोर से धड़का। लिन फी और जियांग हाओ सच में इतना नीचे गिर गए थे? मैंने तुरंत फोन खोला। लोकल न्यूज का नोटिफिकेशन सामने था। हेडलाइन देखकर मैं रुक गया। 50 मिलियन का असली विजेता कोई और। एक जोड़े ने लॉटरी सेंटर में किया हंगामा। कहा टिकट चोरी हुआ है। वीडियो में लिन-फी की हालत बिखरी हुई थी। उसके बाल खराब हो चुके थे। वो लॉटरी सेंटर के एक स्टाफ के पैर पकड़कर रो रही थी। ये टिकट मेरा है, मुझे इनाम क्यों नहीं दे रहे? तुम लोग भ्रष्ट हो, मैं सबको एक्सपोज कर दूंगी। दूसरी तरफ जियांग हाओ कैमरे की तरफ उंगली दिखाकर चिल्ला रहा था, लॉटरी सेंटर लोगों को लूट रहा है। इनाम हमने जीता है और ये लोग खुद पैसा खाना चाहते हैं। चारों तरफ रिपोर्टर और भीड़ जमा थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। एक स्टाफ बार बार समझा रहा था, मैडम, सर, हम आखिरी बार बता रहे हैं, नियमों के अनुसार बड़े इनाम का दावा वही इंसान कर सकता है जिसने टिकट खरीदा हो। सिस्टम में टिकट खरीदने वाले का नाम मिस्टर चेन दिख रहा है, आप दोनों का नहीं। वो मेरा एक्स हस्बैंड है। लिन-फी चीखी, उसने ये टिकट मुझे गिफ्ट किया था, तो ये मेरा हुआ ना। स्टाफ ने शांत आवाज में जवाब दिया, गिफ्ट देना अलग बात है। लॉटरी टिकट ड्रॉ से पहले सिर्फ 2 युआन की एक रसीद होती है, लेकिन जीतने के बाद उसकी कानूनी स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। और सबसे जरूरी बात, हमारे नियम सिर्फ टिकट खरीदने वाले को पहचानते हैं, ताकि फर्जी क्लेम और धोखाधड़ी से बचा जा सके। स्टाफ की बात बिल्कुल साफ थी, लेकिन लिन-फी और जियांग हाओ के लिए वो किसी मौत की सजा जैसी थी। अब जियांग हाओ भी बुरी तरह घबरा चुका था। उसने लिन-फी को जोर से खींचकर उठाया, फिर कैमरे की तरफ देखकर बोला, मीडिया वाले खुद फैसला करें। मेरी मंगेतर ने 50 मिलियन जीते, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड जल गया। उसने नियमों का फायदा उठाकर पूरा पैसा हड़प लिया। क्या यह इंसाफ है? असली पीड़ित तो हम हैं। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि लोग उसकी बात मान लें, और कमेंट सेक्शन पहले ही फट चुका था। यह आदमी तो बहुत घटिया निकला। तलाक के बाद भी एक्स वाइफ के पैसे पर नजर है। क्या यह शादी की संपत्ति मानी जाएगी? अगर हां, तो एक्स हस्बैंड का हिस्सा बनता है। अरे न्यूज ठीक से देखो, स्टाफ साफ कह रहा है कि टिकट खरीदने वाले को ही पैसा मिलेगा। ये एक्स हस्बैंड बड़ा चालाक निकला। इसने पहले से जाल बिछा रखा था। बेचारी औरत, सब हाथ से निकल गया। मैं उन कमेंट्स को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उन्हें असली सच का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन यह मेरे लिए बुरा नहीं था जितना बड़ा तमाशा बनेगा। लिन-फी और जियांग हाओ उतनी बुरी तरह गिरेंगे। मैंने फोन बंद किया, फिर परेशान खड़ी कैशियर से कहा, सॉरी, बिल कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद मैं यी का हाथ पकड़कर मॉल से बाहर निकल गया। बाहर धूप खिली हुई थी। मैं सीधे लॉटरी सेंटर नहीं गया। थोड़ी देर उन्हें और तमाशा करने देना चाहता था। मैं यी को अम्यूजमेंट पार्क ले गया। हमने उसका पसंदीदा कैरोसेल राइड किया, बम्पर कार भी चलाई। मेरी बेटी की हंसी किसी छोटी घंटी जैसी लग रही थी। उसकी हंसी मेरे दिल का बचा हुआ सारा दुख धीरे धीरे मिटा रही थी। शाम तक ये पूरी तरह थक चुकी थी। मैं उसे घर वापस लेकर आया, लेकिन बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही मैंने एक पुलिस कार खड़ी देखी। कुछ पड़ोसी आसपास खड़े फुसफुसा रहे थे। मेरा दिल हल्का सा धड़क उठा। अंदर ही अंदर मुझे अंदाजा हो गया था कुछ गड़बड़ है। और सच में, जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, 2 पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। क्या आप चेन फोंग हैं? जी, आपके खिलाफ बड़ी रकम की संपत्ति हड़पने की शिकायत दर्ज हुई है। कृपया हमारे साथ चलिए और जांच में सहयोग कीजिए। उनमें से एक पुलिस वाले ने हथकड़ी निकाल ली। आसपास खड़े पड़ोसी हैरानी से देखने लगे। लगता है सच में एक्स वाइफ के पैसे खा गया। तभी पुलिस आई है। मैंने ठंडी हथकड़ी को देखा, लेकिन विरोध नहीं किया। बस शांत आवाज में कहा, ऑफिसर, मेरी बेटी साथ में है, क्या मैं पहले उसे सुरक्षित छोड़ दूं? पुलिस वाले ने मेरे पीछे खड़ी मासूम यी को देखा, फिर सिर हिला दिया। मैं यी को गोद में लेकर ऊपर गया और सामने रहने वाली आंटी ली के दरवाजे पर दस्तक दी। आंटी, क्या आप थोड़ी देर ये का ध्यान रख लेंगी? मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। आंटी ली ने पीछे खड़े पुलिस वालों को देखा और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, लेकिन उन्होंने फिर भी यी को अपनी गोद में ले लिया। चेन फोंग, तुम चिंता मत करो, मैं यी का ध्यान रखूंगी। धन्यवाद। मैं पुलिस वालों के साथ नीचे आया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। मैंने रियर मिरर में देखा, आंटी ली यी को पकड़े बालकनी में खड़ी थीं। दोनों मुझे चिंता से देख रही थीं। मुझे समझ आ गया था ये लिन-फी और जियांग हाओ की आखिरी चाल थी। वो पुलिस का दबाव डालकर मुझे झुकाना चाहते थे, लेकिन अफसोस, उन्होंने गलत इंसान चुना था। चेन फोंग,
लिनफी और जियांग हाओ का कहना है कि आपने उनका 50 मिलियन वाला लॉटरी टिकट हड़प लिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, सबसे पहले वो टिकट मैंने खरीदा था, वो उनका नहीं है। दूसरी बात, लिनफी मेरी एक्स वाइफ है। हमारा तलाक 1 हफ्ते पहले हो चुका है, इसलिए उसकी संपत्ति हड़पने जैसा कोई मामला बनता ही नहीं। नोट्स लिख रहा जवान पुलिस वाला मेरी तरफ देखने लगा। आपके पास कोई सबूत है कि टिकट आपने खरीदा था? मेरे पास बैंक पेमेंट रिकॉर्ड है, लॉटरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज भी है और लॉटरी सेंटर के पास टिकट खरीदने की पूरी जानकारी मौजूद है। पुलिस वाले की आंखों में हल्की हैरानी दिखी। फिर आपने टिकट लिनफी को क्यों दिया? मैंने दिया था, तलाक से पहले ही उसे टिकट दे दिया था, लेकिन उसे इस टिकट के रिडेम्पशन रूल्स नहीं पता थे। और तलाक वो खुद चाहती थी, पूरी मजबूती के साथ। मैंने बस उसे वही दिया जो वो चाहती थी। पुलिस वाला थोड़ा रुका, तो आप जानबूझकर उसे लॉटरी सेंटर जाकर टकराने देते रहे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैंने सिर्फ उसकी पसंद की इज्जत की। उसने पैसा चुना, जियांग हाओ को चुना और मुझे और हमारी बेटी को छोड़ दिया। मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं उसे नियम समझाऊं, और कानूनी तौर पर भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। पूछताछ कर रहा ऑफिसर कुछ देर चुप रहा, शायद उसे भी यह मामला अजीब लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद सारी जानकारी जांचने के बाद मुझे बिना किसी आरोप के छोड़ दिया गया। जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तब तक रात हो चुकी थी और बाहर लिनफी और जियांग हाओ पहले से खड़े थे। मुझे बिना किसी नुकसान के बाहर आता देखकर दोनों के चेहरे उतर गए। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? मैंने शांत नजरों से उनकी तरफ देखा, क्योंकि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन मिस्टर जियांग, झूठी पुलिस शिकायत करना और किसी पर गलत आरोप लगाना, ये काफी गंभीर अपराध हैं। अचानक लिनफी पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ी। वो मुझे मारने लगी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो 50 मिलियन मेरे हैं, मेरे हैं। मैं वहीं खड़ा रहा, उसके मुक्के मेरे शरीर पर पड़ रहे थे, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बस उस पर तरस आ रहा था। और तुम्हारा क्या? लिनफी अब भी नहीं समझी? जिस दिन तुमने तलाक चुना उसी दिन सब खत्म हो गया था। नहीं, वो चीखी, मेरे पास अभी भी ये है, ये तुम्हारी बेटी है। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा, लेकिन वो मेरी बेटी भी है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं ये की कस्टडी वापस ले लूंगी। मैं तुम्हें जिंदगी भर उससे मिलने नहीं दूंगी। आखिरकार उसने अपना आखिरी हथियार निकाल लिया, हमारी बेटी। मेरी आंखें पूरी तरह ठंडी हो गईं। करके देखो, मैंने उसका हाथ झटक दिया, फिर बिना पीछे देखे चल पड़ा। चेन फोंक, वहीं रुक जाओ। लिनफी पीछे से चीखती रही, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचा तो आंटी ली अभी तक जाग रही थी, वो मेरा इंतजार कर रही थी। शियाओ चेन, तुम आखिर आ गए। सब ठीक है ना? मैं ठीक हूं आंटी, आपको परेशानी हुई, माफ कीजिए। अरे तुम ठीक हो, यही काफी है। आंटी ने सोती हुई ये मुझे पकड़ाई। वो दोनों सच में तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैंने ये को अपनी बाहों में लिया, ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया पकड़ ली हो। उस रात मैं बहुत चैन से सोया। अगली सुबह जल्दी उठकर मैंने सारे सबूत इकट्ठा किए, बैंक पेमेंट रिकॉर्ड, तलाक के पेपर और पुलिस स्टेशन के बाहर की वो रिकॉर्डिंग जिसमें लिनफी और जियांग हाओ मुझे धमका रहे थे। सब लेकर मैं सीधे प्रांतीय लॉटरी सेंटर पहुंच गया। इस बार वहां कोई रिपोर्टर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी। मैं शांत होकर रिडेम्पशन हॉल के अंदर चला गया। लॉटरी सेंटर के डायरेक्टर खुद मुझसे मिलने आए। स्पष्ट था वो मुझे न्यूज से पहचान चुके थे। मिस्टर चेन, आखिरकार आप आ ही गए। अगर आप और देर करते तो हमारा ऑफिस लोगों से भर जाता। मैंने सारे दस्तावेज उनके सामने रख दिए। डायरेक्टर साहब, ये मेरी आईडी है, ये बैंक कार्ड और ये सारे पेमेंट प्रूफ। मैं इनाम क्लेम करने आया हूं। डायरेक्टर ने बहुत ध्यान से सारे कागज जांचे, फिर सिस्टम से टिकट खरीदने की जानकारी निकाली। सब कुछ सही मिलने के बाद उन्होंने लंबी सांस छोड़ी। कोई समस्या नहीं है मिस्टर चेन, सारे प्रोसेस पूरी तरह नियमों के अनुसार हैं। हम अभी आपका इनाम प्रोसेस करते हैं। और पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। 20% टैक्स कटने के बाद मेरे अकाउंट में कुल 40 मिलियन आए। जब इतनी बड़ी रकम मेरे खाते में पहुंची तो उन लंबे लंबे जीरो को देखकर मैं कुछ पल के लिए खुद भी शांत रह गया। करीब आधे घंटे बाद मैं लॉटरी सेंटर से बाहर निकला।
लेकिन लिनफी और जियांग हाओ अब भी वहीं खड़े थे। मुझे देखते ही दोनों ऐसे मेरी तरफ बढ़े जैसे भूखे भेड़िए शिकार देख लें। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। पैसे कहाँ हैं? क्या तुमने इनाम ले लिया? तुम्हें उससे क्या? मैं उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। अचानक जियांग हाओ का रवैया पूरी तरह बदल गया। भाई चेन, हमसे गलती हो गई। हम आपको पहचान नहीं पाए। आप बड़े दिल वाले इंसान हो। बस इस बार हमें बचा लो। उसकी चापलूसी सुनकर मुझे घिन आ रही थी। हमें पूरे 50 मिलियन नहीं चाहिए। बस जो पैसे हमने पहले खर्च कर दिए वो चुका दो। सिर्फ 2 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है। तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं। तभी मुझे समझ आया इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी पैसे क्यों उड़ाए थे, क्रेडिट कार्ड क्यों फुल कर दिए थे। अब बैंक वालों के कॉल इनके फोन फाड़ रहे होंगे। अगर पैसा वापस नहीं दिया तो सिर्फ भारी ब्याज ही नहीं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का केस भी बन सकता था। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैंने ठंडी आवाज में पूछा। जब तुम दोनों ऐश कर रहे थे तब तुम्हें मेरी और ये की याद आई थी। हमसे बस थोड़ी देर के लिए गलती हो गई थी। लिनफी की आवाज कांप रही थी। चेन, हमारी 10 साल की शादी की खातिर मेरी मदद कर दो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। वो बोलते बोलते घुटनों पर बैठने लगी। मैं एक कदम पीछे हट गया। 10 साल की शादी? मैं हल्का सा हंसा। लिनफी, अब तुम्हें हमारी 10 साल की शादी याद आ रही है? जब तुमने पैसे के लिए मुझे और हमारी बेटी को छोड़ दिया था तब याद नहीं आई? जब तुम और जियांग हाओ सोशल मीडिया पर नई जिंदगी दिखाकर मुझे लूजर कह रहे थे तब याद नहीं आई? जब तुमने मेरे ऊपर पुलिस भेजी और हमारी बेटी को इस्तेमाल करके मुझे धमकाया तब याद नहीं आई? मेरे हर सवाल उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ रहा था। उसका चेहरा लाल से सफेद और फिर बिल्कुल फीका पड़ गया। अब जब तुम पर कर्ज चढ़ गया और जेल जाने की नौबत आ गई तब तुम्हें 10 साल की शादी याद आ रही है? लिनफी, बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसकी तरफ बिना किसी भावना के देखा। मैं पहले ही कह चुका हूं, जिस पल तुमने तलाक चुना उसी पल तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। ये रास्ता तुमने खुद चुना था। अब इसका अंजाम भी खुद ही झेलो। इतना कहकर मैं मुड़ा और बिना दोबारा उनकी तरफ देखे सड़क किनारे खड़ी टैक्सी की तरफ बढ़ गया। पीछे से लिनफी के रोने की आवाज आ रही थी और जियांग हाओ गुस्से में गालियां दे रहा था। लेकिन अब इन सब का मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। मेरी नई जिंदगी अभी शुरू हुई थी। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले वो बैंक कार्ड बंद करवाया जिसमें लिनफी ने 2 लाख डाले थे। फिर अपने नाम से नया अकाउंट खुलवाया। सबसे पहले मैं एक बड़े हाई एंड रिहायशी इलाके में गया और पूरा पैसा देकर एक शानदार घर खरीद लिया। 180 स्क्वायर मीटर का फ्लैट जिसकी बालकनी से पूरी शहर की रात दिखाई देती थी। फिर मैं कार शोरूम गया और एक सिंपल ब्लैक ऑडी A6 खरीदी। मुझे दिखावा पसंद नहीं था। मेरे लिए आराम और सुरक्षा ज्यादा मायने रखते थे। ये सब खत्म होते होते रात हो चुकी थी। मैं आखिरी बार अपने पुराने टूटे फूटे मोहल्ले में लौटा। 10 साल मैंने वहां बिताए थे, लेकिन अब उस जगह से मुझे कोई लगाव नहीं बचा था। मैं ऊपर गया और आंटी ली के दरवाजे पर दस्तक दी। अरे शियाओ चेन, अब सब ठीक है ना? जी आंटी, सब ठीक है। इन दिनों हमारा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मैंने पहले से तैयार किया हुआ एक लाल लिफाफा निकालकर उनके हाथ में रख दिया। यह बस छोटा सा धन्यवाद है, आपको लेना ही होगा। लिफाफा काफी मोटा था। उसमें 10,000 युआन कैश थे जो मैंने बैंक से निकाले थे। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? हम पड़ोसी हैं, मदद करना तो हमारा फर्ज था। रख लीजिए वरना मुझे बुरा लगेगा। मेरे बार बार कहने पर आखिरकार आंटी ने वो लिफाफा रख लिया। मैंने यी को गोद में उठाया, फिर आंटी को अलविदा कहा। शियाओ चेन, क्या तुम लोग शिफ्ट हो रहे हो? हाँ, नई जगह जाना बेहतर रहेगा। सही बात है, इस दुख भरी जगह को छोड़ देना ही अच्छा है। यी ने नीचे खड़ी नई कार को देखा। पापा, क्या ये हमारी नई कार है? हाँ बेटा, अब से ये हमारी कार है और हमारा नया घर भी।
जब मैंने नए घर का दरवाजा खोला और अंदर की लाइट जली तो ये जोर से चिल्लाई, वो पापा, हमारा घर कितना बड़ा है, कितना सुंदर है। वो छोटी चिड़िया की तरह पूरे लिविंग रूम में दौड़ने लगी। उसे इतना खुश देखकर मुझे लगा ये 40 मिलियन सही जगह खर्च हुए हैं। मैंने उसे उसके नए बच्चों वाले कमरे में सुलाया। पूरा कमरा गुलाबी प्रिंसेस थीम में सजाया गया था। मैंने उसे कहानी सुनाई और उसके सो जाने के बाद अकेला बालकनी में आकर खड़ा हो गया। पूरा शहर रात की रोशनी में चमक रहा था, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक न्यूज नोटिफिकेशन था, लॉटरी सेंटर में हंगामा करने वाले पुरुष और महिला पर नया अपडेट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और गलत आरोप लगाने के मामले में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबर के साथ लगी तस्वीर में लिनफी और जियांग हाओ हथकड़ी में थे। दोनों को पुलिस गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था। उनके चेहरों पर डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। बाद में पता चला जियांग हाओ कोई बड़ा कॉरपोरेट अधिकारी था ही नहीं, वो सिर्फ एक सेल्समैन था और पहले से भारी कर्ज में डूबा हुआ था। वो सिर्फ लिन फी के 50 मिलियन का इंतजार कर रहा था ताकि अपनी जिंदगी बदल सके, और लिन फी ऊंची सोसाइटी वाली जिंदगी जीने के चक्कर में जियांग हाओ के कहने पर 1 दर्जन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड फुल कर चुकी थी। करीब 3 मिलियन का कर्ज अब उनका इंतजार कर रही थी कानून की सख्त सजा। मैंने फोन बंद किया और बर्फ जैसी ठंडी बियर का एक घूंट लिया। रात की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। बहुत सुकून मिल रहा था। जो जैसा करता है उसे वैसा ही वापस मिलता है। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। मुझे उन दोनों के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं थी, बस एक राहत महसूस हो रही थी। अगले दिन मैंने यी का स्कूल ट्रांसफर करवा दिया। उसे शहर के सबसे अच्छे इंटरनेशनल किंडरगार्टन में दाखिला दिलाया। फिर मैंने अपनी पुरानी नौकरी भी छोड़ दी। अब मैं हमारी नई जिंदगी की प्लानिंग करने लगा। मैं यी को दुनिया घुमाना चाहता था। उसे वो सारी जगहें दिखाना चाहता था जिन्हें उसने अब तक सिर्फ किताबों की तस्वीरों में देखा था। मैं एक फाउंडेशन भी शुरू करना चाहता था, ऐसा फाउंडेशन जो उन आम लोगों की मदद करे जो मेरी तरह जिंदगी के बोझ तले दबे हुए हैं। मैं इस पैसे से कुछ अच्छा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिसका मतलब हो। 1 महीने बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह पटरी पर आ चुकी थी। हर सुबह मैं यी को स्कूल छोड़ता, फिर जिम जाकर वर्कआउट करता, दोपहर में उसे लेने जाता और उसके बैले और पियानो क्लास में उसके साथ रहता। शारीरिक और मानसिक तौर पर मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। एक दिन मैं यी को स्कूल से लेने गया, लेकिन किंडरगार्टन के गेट पर मुझे एक ऐसा इंसान दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। मेरी पूर्व सास, वो पिछली बार से काफी बूढ़ी लग रही थीं, बाल लगभग सफेद हो चुके थे, चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखें चमक उठीं और वो जल्दी से मेरी तरफ चली आईं। चेन, फोंग। मैंने तुरंत यी को अपने पीछे कर लिया। आप यहां क्या कर रही हैं? मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। चेन, फोंग, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, कृपया फेई फेई को बचा लो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, सच में हो गया है। वो उस जियांग नाम के आदमी के बहकावे में आ गई थी। बस पुलिस से बात कर लो, उसे बाहर निकलवा दो, वो जेल नहीं जा सकती। मैं हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन दिल में जरा भी भावना नहीं थी। जब लिनफी मुझसे तलाक लेना चाहती थी, तब मैंने आपको फोन किया था। उम्मीद थी कि आप उसे समझाएंगी, लेकिन आपने तो मुझे ही सुनाना शुरू कर दिया था। आपने कहा था कि मैं निकम्मा हूं, मैं आपकी बेटी की जवानी बर्बाद कर रहा हूं, उसे मेरे साथ दुख झेलना पड़ रहा है। आपने यह भी कहा था कि लिनफी को मुझसे बेहतर आदमी मिल सकता है और मैं उसके लायक नहीं हूं। आपकी हर बात में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी और जियांग हाओ के लिए खुशी। अब जब सच सामने आ गया और सब बर्बाद हो गया, तो आप मेरे पास भीख मांगने आई हैं? कितनी मजाक की बात है। मैंने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा। जेल जाएगी या नहीं, यह कानून तय करेगा, मैं नहीं। क्या आप भूल गईं कि आप दोनों ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? मेरी पूर्व सास का चेहरा सफेद पड़ गया।
मैं तो बस फेई फेई की भलाई चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि जियांग हाओ इतना घटिया इंसान है। मैंने सब उसकी भलाई के लिए किया। भलाई? मैंने उनकी बात काट दी। गरीबों से नफरत करना सिखाना, अमीरों के पीछे भागना सिखाना, अपने पति और बेटी को छोड़ देना सिखाना, इसे आप भलाई कहती हैं? मेरे सवाल के बाद वो पूरी तरह चुप हो गईं। ये चलो, मैं अब उनसे और बात नहीं करना चाहता था। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। मत जाओ। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धड़ाम से घुटनों पर बैठ गईं। चेन फोंक, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर हूं। प्लीज। कम से कम ये की खातिर वो अपनी मां के बिना नहीं रह सकती। उनका घुटनों पर बैठना देखकर आसपास खड़े दूसरे माता पिता भी देखने लगे। सब फुसफुसा रहे थे। ये डर गई थी। वो कसकर मेरे पैर से लिपट गई। मेरा दिल दर्द से भर गया। मैंने तुरंत उसे गोद में उठा लिया, फिर अपनी पूर्व सास की तरफ देखा। मेरी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। जब लिन फी ने ये को छोड़ दिया था, तब उसे याद नहीं आया कि उसकी बेटी मां के बिना नहीं रह पाएगी। अब ये को बहाना बनाकर मेरे सामने आना आपको खुद गंदा नहीं लगता? मैंने साफ आवाज में कहा, आज के बाद हमारे सामने कभी मत आइएगा, वरना फिर मैं भी विनम्र नहीं रहूंगा। इतना कहकर मैं यी को गोद में लिए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। पीछे से उनकी रोने की आवाज आती रही, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ लोग न सहानुभूति के लायक होते हैं, न माफी के।